एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम टीचिंग मेथड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। जहाँ पर भी टीचिंग एग्जाम्स में टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियाँ अगर आपके सिलेबस में हैं तो शिक्षण विधियों से 99% जो शिक्षण विधि पूछी जाती है वो होती है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के या तो मैक्सिम्स आपसे पूछे जाते हैं यानी शिक्षण सूत्र पूछे जाते हैं। शिक्षण सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जिस पर वो शिक्षण विधि है वो टिकी हुई होती है, या फिर उसके एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछेगा ये इंडक्टिव मेथड है या फिर डिडक्टिव मेथड है। देखिए, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि दोनों एक दूसरे की विपरीत विधियां हैं, यानी एक दूसरे की अपोजिट मेथड हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की पूरक हैं। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टिव को पूरा करने के लिए डिडक्टिव का यूज किया जाता है और डिडक्टिव को पूरा करने के लिए इंडक्टिव का यूज किया जाता है। किस तरह से यूज किया जाता है ये हम अभी समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या समझना है, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या है? निगमनात्मक विधि। क्या है? निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि से आपको क्या याद रखना है? देखिए, निगमन, निगमन का मतलब नियम याद रखिए आप। निगमन यानी नियम। पहले बच्चे को नियम बता दिया जाता है, पहले बच्चे को नियम बता दिया जाता है और फिर बच्चा उस नियम से एग्जाम्पल्स को सोल्व करता है। जैसे मैथ को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आते ही टीचर ने बच्चे को एक फॉर्मूला बोर्ड पर लिख दिया और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम दी। अब बच्चा उस फॉर्मूला का यूज करके उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है। यही है आपका डिडक्टिव मेथड यानी निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि में पहले बच्चे को क्या बताया गया? जनरल रूल बताया गया। याद रखिएगा, नियम हमेशा सामान्य होते हैं। जो नियम है वो सभी पर अप्लाई होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स हैं यानी उदाहरण हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो सबसे पहली चीज, टीचर है, आते ही बच्चे को रूल बताएगा, रूल से बच्चा एग्जाम्पल की तरफ जाएगा। बच्चे को रूल कौन बता रहा है? ये मास्टर जी बता रहे हैं। ये मास्टर जी हैं, वो अपनी मन मर्जी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये कैसा मेथड हो गया? टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि हो गई। शिक्षक केंद्रित का मतलब क्या है? जहां पर टीचर अपनी मर्जी से पढ़ा रहा है, टीचर की मर्जी चल रही है, टीचर का तरीका चल रहा है, टीचर को कब क्या कैसे पढ़ाना है ये सब चीजें टीचर डिसाइड कर रहा है। बच्चे कितना सीख रहे हैं उससे टीचर को कोई मतलब नहीं है। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे के लर्निंग एबिलिटी क्या है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चा लर्निंग करने के लिए रेडी है भी या नहीं है, इन चीजों से टीचर को कोई भी मतलब नहीं है। वो सारे मेथड कौन से होते हैं? टीचर सेंटर्ड होते हैं। यहां पर टीचर एक्टिव होता है यानी टीचर सक्रिय होता है, और जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं। वो बस बैठकर सुन रहे होते हैं और चीजों को याद कर रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं। तो ये कैसा टीचिंग मेथड है? टीचर सेंटर टीचिंग मेथड है। और जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो बिग नो कहते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड को। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा अपने हाथ से करके नहीं सीखेगा, जब तक बच्चे की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तब तक लर्निंग बेहतर नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर टीचिंग हो रही है वहां पर जरूरी नहीं है कि लर्निंग भी हो रही हो। यानी मैं पढ़ा रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ भी रहे हैं। हो सकता है आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन ये आपको परमानेंट लर्निंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, जब तक बच्चा सक्रिय रूप से नहीं सीखेगा। आप तो हालांकि बड़े हैं, तो आप लोगों के लिए जो लेक्चर मेथड है वो भी उतना ही कारगर होता है, क्योंकि एक लंबा सिलेबस आपको पढ़ना होता है और आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट उतना हो चुका है कि आप लेक्चर मेथड से भी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो
उनकी नीड्स को ध्यान में रखना पड़ता है, उनके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखना पड़ता है, वो किस तरह से सीख रहे हैं। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो कम यूजफुल होता है, बच्चों पर कम इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। पहले जो टीचर है बच्चे को टीच कराएगा और फिर उसके बाद टेस्ट करेगा। आइए डिटेल से समझते हैं इस मेथड को। हम निगमन विधि को डिफाइन कैसे करेंगे? निगमन विधि को हम डिफाइन करेंगे, डिडक्शन इज ए मेथड ऑफ रीजनिंग इन विच जनरल रूल और प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू द स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। बच्चे को आते ही आप क्या बता दें, रूल बता दें और एग्जाम्पल्स पर फिर वो अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई करेगा आइए ये समझते हैं। देखिए मेथड, टीचर आया क्लासरूम में आते ही टीचर ने बताया कि वो आज मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। आए उसने ब्लैक बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी हाफ ऑफ ऊंचाई और आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला आकर टीचर ने लिख दिया। टीचर ने फॉर्मूला लिखा, बच्चों ने फॉर्मूला या तो याद किया या अपनी नोटबुक में उतार लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हुआ स्टेप सेकंड में एक्सप्लेनेशन। टीचर बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाइट क्या होती है और बेस क्या होता है। यहां पर ये क्या है, हाइट है और ये क्या है, बेस होता है। एक्सप्लेनेशन दी। एक्सप्लेनेशन के बाद टीचर क्या कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है बच्चे को। बेस इतना है, हाइट इतनी है। बच्चे को बेस दे दिया यानी आधार दे दिया और हाइट दे दी, और बच्चों से उस ट्रायंगल का क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। बच्चा क्या करेगा, बच्चा बेस को और हाइट को इस फॉर्मूला में रख देगा। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट क्या रख दिया, फॉर्मूला में रख दिया और आंसर निकाल लिया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिया गया कि बेस 8 है, हाइट 5 है, तो किस तरह से निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो एग्जाम्पल दिया है उसकी जो डायमेंशंस, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दे रहा है। तो यहां पर क्या था, डिडक्टिव का मतलब क्या हुआ, पहले बच्चे को जनरल रूल बताया गया, फिर बच्चे को स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिखाए गए। ये है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। समझ आया? नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। देखो जनरल रूल, टीचर ने आते ही बताया कि 2 इवन नंबर एडेड टुगेदर ऑलवेज गिव एन इवन नंबर, यानी जब दो सम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। पहले क्या बता दिया, नियम बता दिया बच्चे को कि जब आप दो सम संख्याओं को जोड़ोगे तो जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, सम नंबर ही आएगा। जैसे फिर क्या किया, अप्लाई द रूल। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, रूल को अप्लाई कर रहे हैं। 4 + 6 कितना आया, 10 आ गया, ये भी क्या है, इवन नंबर है। 8 + 12 कितना आया, 20, ये भी इवन नंबर है। 14 + 16 कितना आया, 30, ये भी क्या है, इवन नंबर है। बच्चे क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं विषम संख्याओं को जोड़ूं तो क्या आएगा, 1 + 3 कितना आया, ये भी 4 आ गया। फिर उसके बाद 2 + 5 ये कितना आया, 7 आया। फिर उसके बाद 3 + 7 कितना आया, 10 आया। यहां पर क्या किया बच्चे ने, यहां पर बच्चे ने अपनी थिंकिंग लगाई। ये जो अपनी थिंकिंग लगाएगा बच्चा वो इंडक्टिव मेथड में लगाएगा, डिडक्टिव मेथड में नहीं लगाएगा। ये जो काम करेगा बच्चा वो कहाँ करेगा, इंडक्टिव में जाकर करेगा, डिडक्टिव में नहीं करेगा। समझ आया? मतलब यहां पर अपनी थिंकिंग नहीं लगाएगा, यहां पर बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा। जस्ट फॉर्मूला बताया, उसने रटा फॉर्मूले को और ये 2-4 एग्जाम्पल करवाए और फिर क्या हुआ, यहां पर पहले नियम बता दिया गया और फिर उदाहरण हल किए गए, इसीलिए इसे डिडक्टिव मेथड कहा गया। समझ आया? सबसे पहले रूल बता दिए गए, फिर एग्जाम्पल्स
बता दिए गए। बच्चा अपनी थिंकिंग नहीं लगा रहा है यहाँ पर, जो टीचर ने बताया जस्ट उसको, जैसे एक फॉर्मूला हम अलजेब्रा के क्वेश्चन करते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला उसको पकड़ के 5, 7, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, हमने क्षेत्रफल निकालना है, हमने आयतन निकालना है, फॉर्मूला रखा और 5, 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, वही है आपका डिडक्टिव मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर हम कहें डिडक्टिव मेथड के शिक्षण सूत्र क्या हैं, मैक्सिम्स क्या हैं। मैक्सिम्स ऐसी नियम होते हैं जिनको सत्य मान लिया गया है। प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर हम बात कर चुके हैं। जनरल हमेशा क्या होते हैं, रूल होते हैं, और पर्टिकुलर हमेशा क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। यानी पहले बच्चे को रूल बताया गया, फिर बच्चा एग्जाम्पल से सोल्व करके देख रहा है। द रूल और फॉर्मूला इज गिवन फर्स्ट। इम्फेसाइज प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन, बच्चे को क्या एक रूल बताया गया, फिर बच्चा उसी रूल पर बेस्ड 5, 7, 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, फिर बच्चे को दूसरा रूल बताया गया, 5, 7, 10 क्वेश्चन उस पर सोल्व किया। तो यहाँ पर प्रैक्टिस पर इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन पर इंपॉर्टेंस है। एनकरेज मेमोराइजेशन, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, फॉर्मूला को रट ही तो रहा है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं, अगर हमें इसका सिलेंडर का एरिया निकालना है, सिलेंडर का एरिया का अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन गया, हम सोल्व कर ही नहीं सकते। तो मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन पर ये फोकस करता है कि हमें फॉर्मूला को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। और जहां पर भी मेमोराइजेशन हो, जहां पर भी आपको रटने की, रोट लर्निंग की बात की जाए, तो वो टीचिंग मेथड कभी भी अच्छा नहीं होता, कभी भी वो साइकोलॉजिकल मेथड नहीं होता। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल मेथड क्या होता है? साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग वो होता है जहां पर बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखा जा रहा है, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है, बच्चे के लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखा जा रहा है। हर एक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, सीखने की गति अलग है। बच्चे को इंपॉर्टेंस जहां पर दी जाएगी वो मेथड साइकोलॉजिकल मेथड होगा, मनोवैज्ञानिक मेथड होगा, जो डिडक्टिव मेथड नहीं है। इंडक्टिव मेथड जो हम पढ़ेंगे वो साइकोलॉजिकल मेथड होगा। कैसे होगा, जब हम इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेस अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कवरी, डिस्कवरी कहां कर रहा है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि बच्चा इवन को और ओड को ऐड करके देख रहा है, इवन को ऐड करके देख रहा है, ओड को ओड नंबर्स को ऐड करके देख रहा है, लेकिन ऐसा इस मेथड में नहीं होता है, इसलिए डिस्कवरी को ये एनकरेज नहीं करता। लर्निंग बिकम टीचर सेंटर्ड, टीचर ही तो सेंटर में है। टीचर ने आकर फॉर्मूला बताया, टीचर क्या कर रहा है, बच्चों की मदद कर रहा है। जहां पर बच्चे गलती कर रहे हैं टीचर उसका आंसर बता दे रहा है। लेकिन टीचर को कभी भी बच्चे को डायरेक्ट आंसर नहीं बताना चाहिए, बच्चे को आंसर ढूंढने में मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट रिमेन पैसिव लर्नर्स, जो स्टूडेंट हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं। अच्छा, इसमें सारी ही कमियां हैं तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? मैंने तो सारी ही कमियां बता दी इसमें, है ना। इसके कुछ अच्छाइयां भी हैं, जैसे बड़ी क्लासेस हैं। बड़ी क्लासेस में अगर आपको सिलेबस टाइम से पूरा कराना है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, सिलेबस को टाइम से पूरा कराने के लिए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने के लिए ये मेथड बढ़िया है। इंडक्टिव मेथड से आप कंप्लीट सिलेबस नहीं करा सकते। हर एक सब्जेक्ट को आप इस मेथड से पढ़ा सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएस हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे हिंदी ग्रामर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। हर एक जो सब्जेक्ट है वो इस मेथड से पढ़ाया जा सकता है। एक तरह से ये लेक्चर मेथड की तरह ही कुछ है, क्योंकि ये कैसा है, टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पर टीचर सेंटर में होता है। ये था आपका डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। हम पढ़ेंगे इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, यानी आगमनात्मक शिक्षण विधि। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।